और को देखते हुए या वोटिंग कास्टिंग को वोट कास्ट को देखते हुए तारीफ की जाती है। सरकार के अनुयायी जो होते हैं खुद तारीफ करते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की तारीफ खुद एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने की है। ये तारीफ क्या की है? इन्होंने बताया है कि भारत जो है अपनी गरीब कल्याण योजना के तहत बहुत अच्छे तरीके से जो अनाज होते हैं या अनाज का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, ये बहुत अच्छे से इंप्लीमेंटेशन किया गया। खास तौर पे कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन में, कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन के दौरान भारत सरकार के द्वारा जो हालांकि ये 5 किलो का जो मुफ्त अनाज था, जो हम लोग राइट्स टू फूड बिल जो आया था, एक बार फूड बिल सिक्योरिटीज बिल आया था, जिसमें कि ये कहा गया था कि खाने का अधिकार या पोषण का अधिकार सबको होना चाहिए। ये कांग्रेस सरकार के दौरान ही आ चुका था और कांग्रेस सरकार भी पोषण जो अधिकार था वो पूरा करने के लिए काफी प्रोसेस की थी, इंप्लीमेंटेशन कराने की कोशिश की थी। लेकिन वही पुरानी कहानी कि जो सरकारी कर्मचारी थे उसको प्रॉपर तरीके से जो सरकार की स्कीम्स है उसको डेलीगेट नहीं कर पाए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में ये चीजें एक अच्छी हुई थी कि जो गरीब जनता थी, जो गरीब पब्लिक थी, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी और इसका नाम बदल दिया गया था। हालांकि इसको शुरुआत में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फूड बिल के नाम से लाया गया था। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फूड बिल के नाम से लाया गया था, यानी कि जन जन तक लोगों को खाना मिल सके, सस्ते अनाज मिल सके। इसके लिए वित्त मंत्रालय ने एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इसकी शुरुआत की थी और इसकी शुरुआत कब हुई है? 17 दिसंबर सन 2016 से की गई थी। 17 दिसंबर सन 2016 से। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले 5 किलो हर महीने जो अनाज जो होती है वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं और ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आती है। इसकी तारीफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्यों की? क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा फूड जो प्रोवाइड कराने वाला या जो खाद्य सामग्री को प्रोवाइड कराने की जो पहल की गई है भारत सरकार की तरफ से, इसको इनिशिएट किया गया है और इसको अप्रिशिएट किया गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के तौर पर जाना जाता है और इसके जो मेंबर्स हैं उनको ये क्या कहते हैं, जितने भी सदस्य देश हैं उनको एक लोन और एक सप्लीमेंट और सब्सिडीज के तौर पे दिए जाते हैं आईएमएफ की तरफ से। जैसे अगर कोई गरीब देश है तो सदस्य गरीब देशों को पैसे भी दिए जाते हैं आईएमएफ की तरफ से। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहां पे है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में है और इसकी जो प्रेसिडेंट है इनका क्या नाम है, इनका अध्यक्ष का क्या नाम है? क्रिस्टैलिना जॉर्जिवा है। क्या नाम है? क्रिस्टैलिना जॉर्जिया। कुछ लोग कह रहे थे कि सर आपकी जो पेन है उसको चेंज कर दीजिए। मैं पेन चेंज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पेन टैब से पढ़ाता हूं और पेन टैब में लिटरली मेरी राइटिंग बड़ी गंदी सी बन जाती है। ठीक है, और आईएमएफ के बारे में कुछ और चीजें जानते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को अप्रिशिएट किया है तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ जो कि आईएमएफ की पहली एमडी, डिप्टी एमडी बनाई गई थी। डिप्टी एमडी बनाई गई कहां की, किस संस्था की? ये आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। ठीक है, ये हो गया आपकी इंपॉर्टेंट चीजें। के सुब्रमण्यम ये कौन है? ये पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं, एक्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं। के सुब्रमण्यम को भारत की तरफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से, भारत के प्रतिनिधित्व की तरफ से बनाया गया। ठीक है, इंडिया रिप्रेजेंटेटर है आईएमएफ के। तो वित्त मंत्रालय के तहत गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब की गई? 17 दिसंबर 2016 को की गई थी। ठीक है, चलिए आते हैं। भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो वर्तमान भारत सरकार अपनी जो योजनाएं हैं उसको बहुत तेजी से इंप्लीमेंट करती है
और इसको भारत में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका मान सम्मान होता है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वॉज लॉन्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हेन, तो मई 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया नामक जगह से इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? कई लोग बोल रहे थे कि सर जब भी स्कीम्स बताया करें तो कृपया करके मंत्रालय का नाम जरूर बता दिया करें, क्योंकि किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ये बात 100% सही है कि मंत्रालय जानना बहुत जरूरी है कि मंत्रालय किसकी तरफ से। तो पेट्रोलियम पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से इसको चलाया गया। ठीक है, पेट्रोलियम और खाद्य तेल, जो कच्चे तेल हैं, उसका मंत्रालय, तो मिनिस्ट्री ऑफ कह सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की तरफ से इसकी शुरुआत की गई थी। तो उस वक्त तो धर्मेंद्र प्रधान जी थे, लेकिन वर्तमान में इस वक्त कौन है? मिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी हैं। मिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैं। और ये हरदीप सिंह पुरी के पास एक और मंत्रालय है। इनके पास कौन सा मंत्रालय है? आवास मंत्रालय है। ठीक है, हाउसिंग, अर्बन हाउसिंग मंत्रालय। तो आवासीय मंत्रालय भी देख रहे हैं। ठीक है, आवास मंत्रालय भी देख रहे हैं। आवास मंत्रालय का अंग्रेजी क्या हो जाएगा भाई? यहां पे हाउसिंग, अर्बन हाउसिंग, अर्बन हाउसिंग मंत्रालय। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया आपके हरदीप सिंह पुरी। अब बात करते हैं उज्ज्वला योजना है क्या। ग्रामीण इलाकों में प्रॉपर तरीके से एलपीजी गैस का कनेक्शन दिया जा सके ग्रामीण महिलाओं को रूरल एरियाज में। और जब भी एलपीजी गैस की बात की जाती है तो जाहिर सी बात है एलपीजी गैस गांव-गांव में आज भी ऐसा है जहां पे लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं। महिलाओं को अस्थमा हो जाता है, दमा की बीमारी हो जाती है। अगर वो खाना बनाती हैं तो धुआं उनके फेफड़े में चला जाता है, तो इससे बहुत ज्यादा महिलाओं का ही नुकसान हो रहा था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था बलिया से कि भाई जितने भी लोग हैं, जितनी भी ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाएगा। जो सब्सिडीज है वो सरकार अफोर्ड करेगी। बाकी जो है जो एलपीजी गैस कनेक्शन का जो मूल रुपया है वो दिया जाएगा। तो गैस कनेक्शन की बात की गई थी उज्ज्वला योजना में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश भर में ग्रामीण आबादी को ई प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण के लिए एक योजना शुरू की। योजना का नाम बताएं। देखिए, यहां पे सबसे पहले बात करते हैं कि जो ग्रामीण ई प्रॉपर्टी कार्ड, जब कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन आ रही थी तो उस वक्त जब रिटर्न हो रहे थे, जो माइग्रेंट वर्कर्स थे अपने गांव वापस आ रहे थे, तो उनको जब वापस आ रहे थे तो जब वो अपनी जगह पे पहुंचे तो जो बाहुबली जो माफिया या भू माफिया थे उनकी एक जमीनों को कब्जा कर चुके थे। तो ये एक के साथ नहीं हुआ था, कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही थी, क्योंकि वो कई साल बाद अपने गांव में वापस पहुंच रहे थे। अब उनको काम करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें चाहिए थी, अपना घर द्वार या जो अपने जिस प्रॉपर्टी पे वो जिनका हक है, तो उनके कागज को भी कहीं ना कहीं निग्लेक्ट किया जा रहा था। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया? ई प्रॉपर्टी कार्ड शुरू की। ई प्रॉपर्टी कार्ड में किसी भी एक पूरा का पूरा उनकी प्रॉपर्टी, एक लेबर या कोई भी व्यक्ति उनका प्रॉपर्टी होगा और उस प्रॉपर्टी पे सारे डिस्क्रिप्शंस दिए होंगे। वो डिस्क्रिप्शन किस प्रकार के होंगे कि कितने बाई कितने की जगह है इनके पास, और ये इस एरिया में इस वक्त किसके पास है। अगर किराया दे रहे हैं या किसी दुकान की मालिक उस पर्टिकुलर क्या कहते हैं मालिक के पास नहीं है, तो उसका हक किसके पास है। ये सारी की सारी चीजें स्वामित्व योजना के अंतर्गत लाया गया। इसका फुल फॉर्म रखा गया था स्ट्रीट वेंडर, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर भारत योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना। ठीक है, तो ये रखा गया था इसका स्वामित्व योजना के तहत। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत प्रति बालिका कितने खाते खोली जा सकते हैं। मैंने आपको शुरुआत में सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, इसको स्मॉल सेविंग स्कीम के अंतर्गत काउंटेबल किया गया है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंतर्गत काउंटेबल किया गया है।
अब इंपॉर्टेंट क्या है कि सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत प्रति बालिका कितने खाते खोले जा सकते हैं? तो मात्र एक खाता खोला जा सकता है, यानी कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की, अपनी जो बच्चियां हैं बेटियों की, सिर्फ एक ही खाता, अगर उनकी 4 बेटियां हैं तो 4 अलग अलग खाते खोले जाएंगे। तो एक बेटी का खाता सिर्फ एक ही खुलेगा, 10 जो नहीं खुलेंगे, ठीक है। और इसका कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई लिमिट नहीं है। कई जो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, बैंक के एग्जाम में भी आ चुका है, एसएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है, और ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी आजकल महिला स्मॉल सेविंग स्कीम की भी शुरुआत की गई है वित्त मंत्रालय की तरफ से। तो जरा देखिएगा कि ये अकाउंट कौन ओपन कर सकता है, हु कैन ओपन द अकाउंट? एक नेचुरल और लीगल गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ ए गर्ल चाइल्ड, यानी कि अगर कोई पेरेंट्स है, वो अगर उनके पास कोई बेटी या बच्ची नहीं है, और वो अनाथ आश्रम जाते हैं या फिर बच्चों वाले मोटगेज स्कूल में जाते हैं और उस मोटगेज स्कूल से अडॉप्ट करते हैं बच्चों को, तो वो लीगल वे में वो गार्जियन बन जाते हैं। तो वो लीगल वे में जो गार्जियन बन जाते हैं तो उस बच्ची का भी अकाउंट ओपन हो सकता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट में। मिनिमम डिपॉजिट कितना है? मिनिमम डिपॉजिट 250 रुपया है। 100 रुपए का डिपॉजिटेड किए जा सकते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट कितने हैं? 1.5 लाख रुपए। कितने हैं? 1.5 लाख रुपए, यानी कि एक साल में 1.5 लाख से ज्यादा नहीं दिए जा सकते। और 1.5 लाख अगर कोई पेरेंट्स देता भी है तो उनको एटीसी के तहत छूट भी मिलती है इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में इनको एटीसी के तहत छूट मिलती है। नंबर ऑफ अकाउंट्स अंडर सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना कितनी होती है? एक बच्ची का जो अकाउंट ओपन होगा तो एक ही अकाउंट ओपन होगा अगर एक बच्ची है। अगर उनकी 3 बच्चियां हैं और किसी भी पेरेंट्स की 3 बच्चियां हैं और 3 बेटियों का अकाउंट ओपन करना है तो तीनों बेटियों का अलग अलग अकाउंट ओपन होगा। कहां पे? पोस्ट ऑफिस में भी ओपन हो सकता है और बैंकों में भी ओपन हो सकता है। एसएसए अकाउंट कब ओपन किया जा सकता है? कभी भी किया जा सकता है, जब भी बिटिया का बर्थडे या जन्म होता है तब, और तब से लेके 10 साल तक की उम्र में, यानी कि जन्म से लेके 10 साल की उम्र तक एसएसए यानी कि स्मॉल सेविंग अकाउंट ओपन हो सकता है। टिल विच ईयर रेगुलरली ईयरली डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड? यहां पे कहा जा रहा है कि जो डिपॉजिट है कब तक इनिशियल किया गया है, तो जब भी अकाउंट ओपन किया गया उसके 15 साल तक डिपॉजिट जमा करना जरूरी होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी बच्ची है, 1 साल की बिटिया है और 1 साल की बिटिया का इस सुकन्या समृद्धि अकाउंट में ओपन किया गया, तो वो उसके पेरेंट्स जो हैं वो 15 साल तक उसमें जमा करा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बाद में एक बार ओपन करा दिए तो नहीं करा सकते। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट की तरह होता है, फिक्स्ड अकाउंट की तरह होता है। अब जैसे मान लीजिए किसी पेरेंट्स ने 1.5 लाख या 1 लाख रुपया उन्होंने बनाया कि 1 लाख रुपया हम सालाना अपनी बेटी के अकाउंट में, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में ओपन करते रहेंगे, भेजते रहेंगे, तो 15 साल तक वो 15 लाख रुपया जमा कर सकते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या ये सर कंपल्शन किया गया? ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। मैंने कहा कि 250 रुपया से लेकर 1.5 लाख रुपया तक जमा किया जा सकता है, ठीक है। और ये भी एक बात सच है कि ऐसा नहीं है कि रेगुलर ही जमा किया जाए, ऐसा भी कोई कंपल्शन नहीं है। आप एक बार 1 लाख रुपया या 250 रुपया या 1.5 लाख रुपया जमा कर दिए, 1.5 लाख से नीचे और 250 के ऊपर एक बार जमा कर दिए, तो आपका जो विड्रॉ होगा वो विड्रॉ आपका कब किया जा सकता है? वो बाद में भी किया जा सकता है। इसकी मेच्योरिटी ऑफ डिपॉजिट कितनी है? मेच्योरिटी ऑफ डिपॉजिट 21 साल है, ठीक है। तो मेच्योरिटी ऑफ डिपॉजिट आफ्टर 21 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ ओपनिंग अकाउंट, यानी कि किसी भी डिपॉजिट की जो मेच्योरिटी डिपॉजिट्स होती हैं वो 21 साल होती है, और इस पर जो नो इंटरेस्ट विल बी अर्न्ड आफ्टर दिस, मतलब किसी भी प्रकार का जो ब्याज है ना, जैसे मान लीजिए जो भी ब्याज लग रहा है वो ब्याज मिल जाएगा। जैसे मान लें अगर किसी बिटिया का अकाउंट ओपन किया गया है और 1 लाख सालाना किया गया, और 21 साल के बाद जितना भी परसेंटेज है उसको क्यूमुलेटिव करके इनके अकाउंट में, पेरेंट्स के अकाउंट में या बिटिया के अकाउंट में मैच्योर करने के बाद दे दिए जाएंगे। अब ये पैसे कब निकाले जा सकते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट में? अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो गया
तो 18 साल के बाद 50% पैसे निकाले जा सकते हैं। मान लो किसी पेरेंट्स ने अपने बिटिया का एसएसए अकाउंट ओपन करवाया, अभी 1 लाख डाल के छोड़ दिया। अब 1 लाख डालने के बाद वो 18 साल के बाद उस बिटिया के अकाउंट से वो पेरेंट्स 50% निकाल सकते हैं, यानी कि 50,000 तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है, 50,000 वो ओपन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फिर बाकी का 50,000 और प्लस इंटरेस्ट और जो भी ब्याज है वो 21 साल के बाद ही निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। अटल पेंशन योजना किस संगठन के द्वारा संचालित किया जाता है? तो अटल पेंशन योजना बेसिकली किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाता है? सबसे पहला तो क्वेश्चन ये होगा। और अगर ये क्वेश्चन की बात करें तो अटल पेंशन योजना किस संगठन के द्वारा शुरू किया जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस साल सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने, अब चलिए बता रहे हैं, अटल पेंशन योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा शुरू किया गया। अभी अभी हाल फिलहाल में आप लोगों को मैंने बताया भी था कि मैडम निर्मला सीतारमण जी ने यह बताया कि 3 ऐसी योजनाएं हैं जो अभी हाल फिलहाल में 9 मई को अपना सालाना बहुत अच्छे तरीके से सब्सक्राइबर, इसके रेट बढ़ चुके हैं। तो 9 मई को इसका पूरा सब्सक्राइबर पूरा किया गया है। तो अटल पेंशन योजना की बात करें तो अटल पेंशन योजना इस वक्त 5.2 करोड़ सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अटल पेंशन योजना किस संगठन के द्वारा चलाया जाता है? ये पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अकाउंट अथॉरिटी की तरफ से चलाया जाता है, PFRDA। ठीक है, तो पेंशन फंड या प्रोविजन फंड भी कभी कभी लोग बोल देते हैं, रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और मंत्रालय इसका कंट्रोल किसके पास है, यानी कि पूरा रेगुलेशन किसके पास है? इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है, वित्त मंत्रालय के पास। PFRDA जो कि एक ऐसी रेगुलेटरी संस्था है जो जितने भी भारतवर्ष में पेंशन योजनाएं होती हैं, पेंशन चीजें, स्कीम्स चालू की जा रही है किसी प्राइवेट संस्था या सरकारी संस्था के द्वारा, तो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि तो EPFO, ठीक है, EPFO किस लिए बना है? तो EPFO जो कर्मचारियों के जो पेंशन स्कीम्स होती हैं उनके लिए किया जाता है, और जो जनरल पेंशन स्कीम्स होती हैं वो अटल पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं। अटल पेंशन योजना में मिनिमम अमाउंट कितने हैं? 1,000, और मैक्सिमम अमाउंट कितने हैं? 5,000। मिनिमम अमाउंट 1,000, मैक्सिमम अमाउंट 5,000। और PFRDA के दीपक मोहंती अभी हाल फिलहाल में इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनको भी याद कर लीजिएगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो अभी अटल पेंशन योजना किस संगठन के द्वारा संचालित किया गया? PFRDA के द्वारा। चलिए जानते हैं पेंशन। यहां पे कहा गया है कि जो भारतवर्ष में सभी नागरिकों को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनको पेंशन स्कीम की शुरुआत की गई भारत सरकार के द्वारा। अटल पेंशन योजना जो स्कीम है वो एडमिनिस्ट्रेटेड है किसके द्वारा? पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसकी 9 मई 2015 को शुरू किया गया। तो 9 मई 2015 से लेके 2023 में, जरा आप लोग 23 कितना हो गया भाई? 7 7 14 कितने हो गए? 6 साल हो गए ना? 7 साल हो गए। 7 3 10 9 साल हो गए, नहीं 8 साल हो गए। 8 4 12 थी, ठीक है, तो 8 साल हो गए, 8 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो यहां पे 8 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 8 साल के इस योजनाओं को काफी अप्रिशिएट किया है, काफी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया गया था। तो 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया और 1 जून 2015 को इंट्रोड्यूस किया गया जनता के सामने। इसमें इन्वेस्ट कौन कर सकता है? जो 18 साल की आयु और 40 साल की आयु के बीच के व्यक्ति हैं और जिनका अकाउंट बैंक में है वही ओपन कर सकते हैं अटल पेंशन योजना। इनको क्या मिलेगा? इनको मंथली पेंशन बेनिफिट मिलेगा, मिनिमम 1,000। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉलिसी 2,000 रहेगा, 3,000, 4,000 या 5,000।
ठीक है, ये कब मिलेगा? जब उनकी उम्र 60 साल के बाद हो जाएगी, यानी कि 60 साल कंप्लीट कर लेंगे सब्सक्राइबर, अगर 60 साल कंप्लीट करने के बाद उनको वो मिलेगा। आते हैं PMMSY, इसकी कई बार कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है कि PMMSY किसके द्वारा शुरू किया गया है और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो PMMSY हैज बीन लॉन्च्ड फॉर, तो PMMSY की बात करें, जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं, पेन टैप बार बार रिमूव हो जा रहा है। तो PMMSY का फुल फॉर्म क्या हो गया? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य संपदा योजना, संपदा योजना, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, ये किसके पास मंत्रालय है? पुरुषोत्तम रुपाला जी के पास है। मिस्टर पुरुषोत्तम रुपाला ये मंत्रालय देख रहे हैं। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया? चूंकि मत्स्य संपदा योजना, तो ये फिशरमैन यानी कि जो मछुआरे हैं उनके लिए ये योजना शुरू की गई। ये भी गवर्नमेंट स्कीम, जो आपके जनरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज स्कीम है। मछुआरे चूंकि हमारे देश के एक बहुत ही निर्यात के तौर पर देखा जाता है, कई हमारे फिशरमैन होते हैं जिनकी आय बहुत कम होती है, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं आयात और निर्यात के मामले में, क्योंकि हमारे यहाँ की जो मछलियां होती हैं वो निर्यात भी होती हैं कई देशों में, खास तौर पे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, चाइना में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं देश की तरक्की में, जीडीपी में वृद्धि करने का बहुत ही अच्छा इनका योगदान भी है। तो फिशरमैन के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत महिला जनधन खातों में 3 महीने तक प्रति महीने कितनी राशि मिलती है? ठीक है, यहां पे कहा जा रहा है कि अगर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं हैं, उनके जीवन में उनके आय का कोई सोर्स नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो गरीबी रेखा के नीचे आ रही हैं। अब ये गरीबी रेखा के नीचे जनधन अकाउंट ओपन हो रहा है, और जनधन अकाउंट BSBDA स्कीम के तहत किया जाता है। ये स्कीम क्या है? मैंने शुरुआत में भी बताया था, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। इसमें क्या होता है? इसमें सरकार जितने भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति हैं उनका जनधन अकाउंट ओपन करवाती है, और ये जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाती। किससे? जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन होता है। इसको शुरुआत में इसको नो फ्रिल अकाउंट के नाम से भी जाना जाता था, फिर देन आफ्टर इसका नाम, सरकार चेंज हो गई तो योजनाएं चेंज हो जाती है, योजनाओं का नाम चेंज हो जाता है। तो BSBDA स्कीम के तहत प्रधानमंत्री जनधन योजना का खाता खुलवाया गया, और चूंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उनको सब्सिडीज भी मिलती है, उनके अकाउंट में पैसे भी आते हैं। तो जो महिलाएं हैं जो काम नहीं कर पाती हैं उनको 500 रुपए की राशि सरकार की तरफ से दिए जाते हैं 3 महीने तक। ठीक है, नेक्स्ट है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में 100% विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा शुरू किया गया योजना का नाम क्या है? यह प्रधानमंत्री जनधन योजना या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा किया गया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में 100% विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? नेम द स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल हाउसहोल्ड्स इन अर्बन एज वेल एज रूरल एरियाज। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है? कहा जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में 100% विद्युतीकरण योजना सरकार के द्वारा शुरू की गई। अब आप कहेंगे कि सर ये गवर्नमेंट स्कीम्स में आता है। जी हाँ, गवर्नमेंट स्कीम से। तो क्या सर ये जन सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज स्कीम के तहत आता है? तो जी हाँ, ये भी कहीं ना कहीं आप ले सकते हैं कि ये जन सुरक्षा तो नहीं है, लेकिन एक ये कह सकते हैं कि जो गरीब है, गरीबों का भी अधिकार होता है बिजली और पानी, बिजली, पानी, कपड़ा, रोटी,
ये सभी नेसेसरी चीजें। तो शुरुआत की पहली क्लासेस में मैंने बताया था कि जो अति आवश्यक चीजें होती हैं, सरकार का धर्म होता है, सरकार की ड्यूटीज होती है कि उनकी नेसेसरी चीजों को पूरा करना। तो ये एग्जाम में आया भी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने जरूरी समझा कि इस क्वेश्चन को ले आऊं। तो सौभाग्य स्कीम है इस योजना का नाम, इसका नाम है सौभाग्य स्कीम। उजाला स्कीम भी, उजाला स्कीम क्या है? उजाला स्कीम जो मुफ्त, जो फ्री एलईडी लाइट दी जाती थी, एलईडी बल्ब, इसको उजाला स्कीम बोला गया। ठीक है। रोशनी स्कीम एजुकेशन से रिलेटेड है, जो बच्चियों को पढ़ाने के से रिलेटेड है। सौभाग्य स्कीम क्या हो जाएगा? इनका जो टारगेट था, ऑब्जेक्टिव है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है, और जितने भी ग्रामीण और अर्बन क्षेत्र हैं वहां तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पहुंच सके। ये स्कीम शुरुआत की गई थी 25 सितंबर 2017 को। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा, यानी कि ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया। इसका जो बजट बनाया गया है 16,320 करोड़ का बजट बनाया गया, यानी कि रूरल एरिया में 14,025 करोड़ का बजट था और अर्बन एरिया में 2,295 करोड़ का बनाया गया। इसकी जो इंप्लीमेंटेशन या नोडल एजेंसी है वो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी है, ये इसको इंप्लीमेंट करा रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना औपचारिक रूप से किस राज्य से शुरू किया गया? मैंने आपको बताया कि 1 मई को शुरू किया गया, उत्तर प्रदेश के बलिया क्षेत्र से शुरू किया गया था। और इस स्कीम की शुरुआत क्या थी? एलपीजी, फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन देना। किनको देना? बिलो पावर लाइन, इसको कहा जाता है बिलो पावर लाइन। ठीक है, इसको कहा गया बिलो पावर लाइन, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन करने वाली महिलाएं हैं उनको ये दिया गया। साथ ही साथ अगर बात करें इसकी स्कीम की, 2016 में इस स्कीम की शुरुआत की गई। और आउटले ऑफ स्कीम, इस स्कीम का टोटल आउटले 8,000 करोड़ का बनाया गया। साथ ही एलपीजी गैस कनेक्शन बिलो पावर लाइन जो महिलाएं हैं उनको 1,600 रुपया सब्सिडीज दी जाती है, यानी कि गैस कनेक्शन के लिए, या कह सकते हैं कि गैस कनेक्शन का पैसा सब्सिडी गवर्नमेंट भर रही है। इसको इंप्लीमेंटेशन कराना था 2016 से लेके 2019 तक, लेकिन सरकार ने 2020 से लेके इसको आगे कंटिन्यू कर दिया, 2019 से लेके फिर से आगे कंटिन्यू कर दिया 2024 तक। ठीक है, तो 2019 से लेके 2024 तक आगे कंटिन्यू कर दिया गया। नेक्स्ट जरा देखते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रति वर्ष लागू प्रीमियम राशि कितनी होती है? What is the amount premium applicable per annum under the प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी 9 मई को शुरू की गई थी, 9 मई, और 2016 को शुरू किया गया। इसके भी 8 साल पूरे हो चुके हैं। 2015 को शुरू किया गया था और इसके भी 8 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है, 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो 2 योजनाएं हैं, एक तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और दूसरी योजनाएं हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो प्रीमियम राशि कितना होता है? ये प्रीमियम राशि होता है 20 रुपए। पहले पिछले साल तक कितना था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिछले साल कितने थे। तो पिछले साल 12 रुपया प्रीमियम राशि थी, तो 12 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कितनी राशि है? तो 330 रुपया पहले की राशि थी, अब 330 रुपया को बढ़ा के इस वक्त 436 रुपया कर दिया गया। इस वक्त करंट में कितना है? इस वक्त करंट में 436 रुपए, 436 रुपीज। और ये 436 रुपीज को बढ़ा के, पहले 330 रुपया था, तो 330 रुपए को बढ़ा के अब करंट में इसकी प्रीमियम राशि कितनी होगी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की? 336 रुपए होगी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की जो एज उम्र है इसकी कितनी है? 18 साल से 70 साल तक की आयु के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
इसमें 18 साल से 50 साल तक की आयु के जो लोग हैं, ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो इस क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। देखते हैं, इसकी शुरुआत भी 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। 18 साल से लेकर 70 साल की आयु के बीच में होना चाहिए उम्र। बैंक अकाउंट मैंडेटरी किया गया। सम एश्योर्ड, यानी कि जो दुर्घटना के दौरान किसी भी प्रकार की मिसहैपनिंग होती है तो 2 लाख रुपया दिया जाएगा। प्रीमियम राशि कितनी है? 20 रुपए है। मोड ऑफ पेमेंट क्या होता है? आपके अकाउंट से 20 रुपया सालाना ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है अगर आपने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अकाउंट में अपना खाता खुलवाया। 70 साल की आयु में इसकी टर्मिनेशन या मैच्योरिटी बनेगी। इनमें से कौन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत पेंशन फंड मैनेजर के रूप में जाना जाता है? तो ये सबसे पहले ये श्रम मंत्रालय की तरफ से शुरू किया गया, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वालों के लिए इसकी शुरुआत की गई। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा शुरू किया गया। और इसके लिए जो कहा गया फंड मैनेजर, पेंशन फंड मैनेजर कौन है? पेंशन फंड मैनेजर LIC, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। तो क्वेश्चन पूछा भी गया है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में कौन सी संस्था पार्टिसिपेट करती है? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपका ऑप्शन ए पांचवा अभी किसी एग्जाम में मैं देख रहा था कि EPFO भी दिया है, तो मैक्सिमम बच्चे ने EPFO भी लगा दिया, तो EPFO नहीं होगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देश की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है। 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। अभी अभी हाल फिलहाल में सिद्धार्थ मोहंती इनके चेयरमैन बनाए गए हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है बंबई, यानी कि मुंबई में है। इंश्योरेंस एक्ट, इंडियन इंश्योरेंस एक्ट 1938 को फॉलो करता है और देश का सबसे बड़ा बीमा एजेंसी के तौर पर भी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो जाएगा। सम एश्योर्ड पेंशन जो मिलेगी वो 3,000 तक का मिलता है। किसमें? सम एश्योर्ड प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों को दिया जाता है और श्रम योगी मानधन जो सब्सक्राइबर है उनको दिया जाता है। 15 फरवरी 2019 को शुरू किया गया। इसकी जो स्कीम की शुरुआत की गई थी उसकी शुरुआत 500 करोड़ से शुरू की गई थी और हर सालाना 500 करोड़ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में बताया गया। ये इसकी जिम्मेदारी या इस किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा इसको चालू किया गया। इसकी इनरोलमेंट एजेंसी किसके पास है? ये एक संस्था है कम्युनिटी सर्विस सेंटर के तौर पर। ये एक लेबर मिनिस्ट्री की का एक पार्टनर है जो कि इंप्लीमेंट कराता है श्रम योगी मानधन योजना। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1938 के बारे में समझते हैं। 1948 में, सन 1948 में एक एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट आया जिसको ESI बोला गया, ESIC, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये एक संस्था बनाई गई और इसके लिए ये भी कहीं ना कहीं जो कर्मचारी काम करते हैं उनका इंश्योरेंस होना चाहिए। जैसे LIC की जाती है ठीक उसी तरीके से कर्मचारियों का भी इंश्योरेंस होना चाहिए और उसके तहत 1948 में 1948 में इंश्योरेंस एक्ट लाया गया। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत काम करता है। इस एक्ट को इनेक्टेड किया गया, यानी कि लागू कब किया गया? 1948 में किया गया। किसी भी प्रकार से जो कर्मचारी होती हैं जिनकी डेथ हो जाती है या इंजरी हो जाती है या दिव्यांगता हासिल हो जाती है या बीमारी आ जाती है तो उसके दौरान सरकार ESIC एक्ट के तहत उनको सब मतलब क्या कहते हैं मेडिकल एश्योरेंस देना, साथ ही साथ फाइनेंशियल एश्योर करना, ये प्रोवाइड कराता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कैश कंपनसेशन, जितने भी ऊपर चीजें दी गई हैं उनके ऊपर भी कैश कंपनसेशन दी जाती है।
ईएसआईसी, जो ईएसआईसी एक्ट के अंतर्गत आता है, यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंतर्गत इसको लाया गया। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ये एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेट बॉडी है, सरकार के अंतर्गत काम करने वाली एक संस्था के तौर पर बनाया गया था। बात करते हैं एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट यानी कि ईएसआईसी की। जो कवरेज पॉलिसी होती है वो किस किस चीजों में होती है? ये जो कवरेज पॉलिसी होती है कि 10 तरीके की, यानी कि 10 तरीके, जो 10 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके ऊपर लागू होती है। जरा देखते हैं कि किस तरीके से लिमिटेशन बनाई गई है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के सेक्शन 15 में, सेक्शन किसमें, 15 में, सेक्शन 15 में ये बताया गया, मैं ऊपर लिख देता हूं क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कभी कभी। तो ईएसआईसी एक्ट 1948 के सेक्शन 15 में ये बताया गया कि जो जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, चाहे वो होटल में काम कर रहे हो, चाहे दुकानों में काम कर रहे हो, चाहे सिनेमा घरों में काम कर रहे हो, रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, या रोड मोटर ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे हो, थिएटर, न्यूज़पेपर में काम कर रहा हूं, इन सब के तरीके के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके ऊपर लागू किया जाता है। और ये एम्प्लॉयज की संख्या ऐसी जगहों पे जहां पे 10 या 10 से ज्यादा लोग एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको अंडर सेक्शन 15 के अंतर्गत लाया गया और उनको अधिकार है स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में पार्टिसिपेट करना है। और साथ ही साथ अंडर सेक्शन 15 के अंतर्गत और क्या किया गया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज होते हैं, कॉलेज होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, प्राइवेट मेडिकल एम्प्लॉइंग होते हैं, इनमें भी 10 या 10 से ज्यादा जो लोग काम कर रहे हैं उनको अंडर सेक्शन 15 में इन्वॉल्व किया गया। इसके बाद आता है कि जो नॉन सीजनल फैक्ट्रीज में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको सेक्शन 212 के अंतर्गत लाया गया। नॉन सीजनल का मतलब ये समझ लीजिए, कभी कभी क्या होता है कि सीजनल वाइज कर्मचारी काम करते हैं, फिर जैसे ही सीजन खत्म हो जाता है वहां से कर्मचारी हटा दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, तो कपड़े बनाने वाली कंपनी साल भर में तो स्वेटर या गर्म कपड़ा बनाएगी नहीं, तो जब भी उसका ट्रेंड आएगा, जब भी सीजन आना शुरू होगा तब बनाना शुरू करते हैं और उनको भी सेक्शनल 212 के अंतर्गत लाया जाना चाहिए, ऐसा सरकार का कहना है। ठीक, यहां पे कहा गया है कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 की एलिजिबिलिटी कितनी है कि जिनकी जो दिहाड़ी है, यानी कि जो मंथली वेजेस हैं वो 21,000 या 21,000 से कम होनी चाहिए, तब ईएसआईसी एक्ट 1948 लागू किया जाएगा। और ये एक्ट अगर 15,000 रुपए महीने से लेके 21,000 के बीच में है और वो लगातार वृद्धि हो रही है, तो दिसंबर 2016 से इसको लागू किया गया कि जिनकी आय 15,000 से लेके 21,000 के बीच में है या लगातार उनकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, तो उनको ईएसआईसी एक्ट 1948 को फॉलो करवाना है। ये किसका कहना है? सरकार का कहना है और इस संस्था का कहना है। ये संस्था किसके अंतर्गत आती है? लेबर मंत्रालय यानी कि रोजगार, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ईएसआईसी स्कीम क्या होता है? नेचुरली सभी के सभी एम्प्लॉयज में जो फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति हैं उन पर लागू होता है। साथ ही साथ जो कॉरपोरेट सेक्टर में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर भी लागू किया जाता है। कुछ ऐसे दर हैं या रेट हैं जो समय समय पर बदलते रहते हैं और इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय की जो कंट्रीब्यूशन रेट होता है, यानी कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2019, 1 जुलाई 2019 से ईएसआईसी यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस की जो दिहाड़ी है उनका 0.75% और जो एम्प्लॉयर्स है यानी कि जो कंपनी है उनका 3.25% क्या किया जाएगा, ये एज अ स्कीम के तहत रखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय क्या कहते हैं वेतन या सैलरी 20,000 है, 20,000 रख सकते हैं, तो 20,000 7.75, तो 20,000 का
0.75 कितना हो जाएगा, 75 दूनी 150। ठीक है, तो 1500 के आसपास, ठीक है, 1500 के आसपास ये क्या रखा जाएगा, 20,000 का नहीं, 1500 नहीं, 150 रुपया, 150 रुपया, 150 रुपया एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्शन होगा उनके स्कीम के तहत, ईएसआईसी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत। और बाकी जो सरकार है, सॉरी, जो कंपनी है जो ईएसआईसी एक्ट के अंतर्गत उनको इंश्योर कर रही है, तो 2000 का 3.2 कितना हो जाएगा, चलिए 20,000 का 3.2 कितना हो जाएगा, 3.25, तो 25 दूनी 50, ठीक है, और 3 दूनी 6, यानी कि 750 रुपया कौन देगा, 750 रुपया एम्प्लॉयर देंगे। ठीक है, 150 रुपया कर्मचारी देगा, उसके अकाउंट, उसके सैलरी से डिडक्शन होगा, और एम्प्लॉयज का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, लगभग 750 का होगा। ये 3.25% के तौर पे मैंने बताया। ठीक है, तो इस तरीके से जो डेली एवरेज वेजेस है वो 176 रुपया, मतलब जो एम्प्लॉयज हैं उनका दिहाड़ी 176 रुपया ऑन एन एवरेज होनी चाहिए, और उनके पेमेंट कंट्रीब्यूशन के तौर पे देने चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 150 मिनिमम है, तो 176 रुपया तक का डेली एवरेज वेजेस कंट्रीब्यूशन उनका होना चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ये कहां कहां पे लागू किया जाता है, इसको 611 जिलों में लागू किया गया, जिसमें कि इंक्लूडेड है 36 राज्य और केंद्र शासित राज्य। इसमें 492 जो जिले हैं उनको पूरी तरीके से नोटिफाइड किया गया है, और 119 जो जिले हैं इनको पार्शली रूप से नोटिफाइड किया गया है, यानी कि यहां पे पार्शली डिस्ट्रिक्ट में क्या किया गया, इस स्कीम को नोटिफाइड किया गया। साथ ही अगर ईएसआईसी एक्ट या जो ईएसआई एक्ट 1948 के सेक्शन 13 में क्या किया गया है कि इनको मेंशन किया गया है, इंडस्ट्रियल सेंटर को भी मेंशन किया गया। 31 मार्च 2022 तक जो कवरेज व्यक्ति हैं तो 3.1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, यानी कि इंप्लॉइज स्टेट जो पॉलिसी लिए हुए हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉय, इनमें से एम्प्लॉइयों की संख्या कितनी है, 2.78 करोड़ है जो कर्मचारी हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हो, चाहे राज्य सरकार के हो, चाहे किसी प्राइवेट कंपनी के हो। बेनिफिशियरीज कितने हैं, यहां पे बेनिफिशियरीज जो 12 करोड़ लोगों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। इंश्योर्ड वीमेन कितनी है, 58,69,000 महिलाएं हैं, और जो एम्प्लॉयर्स हैं यानी कि जो कंपनियों की संख्या है 15 लाख एम्प्लॉयर्स हैं जो ये सर्विसेज दे रहे हैं, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम इंप्लीमेंट करा रहे हैं। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में क्या क्या फायदे मिलते हैं, मेडिकल बेनिफिट्स मिलता है, यानी कि जो कर्मचारियों के मेडिकल्स खर्चे होते हैं वो कम हो जाते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर 26 हफ्ते हैं तो 26 हफ्ते तक वो मैटरनिटी बेनिफिट दिए जाएंगे, और अगर जरूरत महसूस हुई तो 1 मंथ और मेडिकल एडवाइसेस दिए जा सकते हैं मैटरनिटी बेनिफिट के दौरान। किसी भी प्रकार की बीमारी में इसका फायदा होता है, और कैश कंपनसेशन दिए जाते हैं। 70% ऑफ वेजेस, यानी कि जितना उनका वेजेस है उसका 70% बीमारी के दौरान उनको फायदा मिल सकता है। कुछ ऐसे निर्भरता बेनिफिट हैं, जैसे कि हर महीने पेमेंट जो हो रही है, जो क्या कहते हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब डेथ हो जाती है या ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो एम्प्लॉयमेंट की इंजरी हो जाती है, तो उनके निर्भरता यानी कि जो उनकी नॉमिनेशन है उनको दिया जाता है ये फायदा। ठीक है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 की डिसेबलमेंट बेनिफिट क्या है, टेम्पररी डिसेबलमेंट फैसिलिटीज होती है, बेनिफिट होता है। इसका मतलब जो पेबल दिए जाते हैं 90% की जो मजदूरी होती है उनकी दर पर दिए जाते हैं। और परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट, अगर किसी भी प्रकार का दिव्यांगता हासिल हो जाती है या दिव्यांगता आ जाती है, विकलांगता आ जाती है, तो उनकी मजदूरी का 90% जो वेजेस होगा उनको मंथली पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, ईएसआईसी और ईपीएफओ, ईएसआईसी
यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों ही एक ही मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में कुछ भी एक्सेस एक्सपेंसेस होते हैं, फिनरल एक्सपेंसेस या किसी भी प्रकार का फिजिकल रिहेबिलिटेशन होते हैं, यानी कि अंतिम संस्कार का खर्च भी दिया जाता है, शारीरिक पुनर्वास करने के लिए दिया जाता है, वृद्धावस्था चिकित्सा देखभाल दी जाती है। अगर कुछ ऐसी स्थिति आ जाए जब जेल जाना पड़ जाए तो जेल के जो खर्चे होते हैं, कारावास के जो खर्चे होते हैं, वो भी दिया जाता है, व्यवसायिक पुनर्वास दिए जाते हैं। ये सारे किस कहां कहां पे लागू किए जाते हैं? एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, जो राज्य कर्मचारी होते हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं, साथ ही जो अलग अलग क्या कहते हैं कॉरपोरेशन सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि जो अपॉइंटमेंट की जाती है वो कुछ अलग अलग तरीके से की जाती है। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के लिए 5 साल के लिए सरकार चुनती है, सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और इसके लिए जो नियम बनाया गया है वो ईएसआईसी एक्ट 1948 के सेक्शन 4 में डिफाइंड किया गया है। इसी तरीके से वाइस चेयरमैन की भी नियुक्ति 5 साल के लिए की जाती है। नॉट मोर देन 5% अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा जो अपॉइंट किए गए 5 व्यक्ति हैं उनको 5 साल के लिए किया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा जब एक व्यक्ति जो कर्मचारी चयनित होते हैं उनको 5 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं ईएसआईसी उनको भी देता है। डायरेक्शन जनरल ऑफ कॉरपोरेशन एक्स ऑफिसियो की तरफ से दिए जाते हैं। मेडिकल प्रोफेशंस 2 व्यक्ति रहते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम के एक निगमित निकाय जिसका शाश्वत उत्तराधिकारी और एक उक्त नाम से दिया जाता है। स्टैंडिंग कमेटी सेक्शन 8, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में स्टैंडिंग कमेटी सेक्शन 8 में क्या कहा गया कि केंद्र सरकार के द्वारा चेयरमैन 2 साल के लिए टर्म बनाया गया है। साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा 3 मेंबर्स को बनाया गया है और 3 राज्य सरकारों के द्वारा 3 मेंबर्स को 2 सालों के लिए दिए जाते हैं। ये क्या है? ये स्टैंडिंग कमेटी, जब एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के तहत जो कमेटी या फिर जो कमेटी का गठन किया जाता है वो अलग अलग कमेटी में, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से आ रहे हो या केंद्र सरकार राज्य सरकार की तरफ से आ रहे हो या फिर आप कह सके कि आपके कॉरपोरेशन की तरफ से आ रहे हो, एम्प्लॉयर्स की तरफ से आ रहे हो, ये इंप्लीमेंट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? ये इंप्लीमेंट किए जाते हैं। ठीक है, चले आगे देखते हैं। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 का मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, यानी कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका मेडिकल फायदा जो परिषद बताया जाता है, जैसे कि अगर किसी भी प्रकार की बीमारी आती तो उस बीमारी को कौन बताएगा या उनकी बेनिफिट को कौन बताएगा? एक परिषद बैठाया जाता है, काउंसिल बैठाएगी। ये किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। इसके लिए भी जो चेयरमैन बनाए जाते हैं डायरेक्टर जनरल होते हैं किसके? ईएसआईसी के, और ये 4 साल का इनका टर्म होता है। को चेयरमैन होते हैं जिनका 4 साल का टर्म होता है और हेल्थ सर्विसेज देखते हैं। साथ ही साथ जो मेडिकल कमिश्नर होते हैं उनका भी 4 साल का कार्यकाल होता है। ये सारी के सारे कार्यकाल होते हैं जो कि मेडिकल बेनिफिट काउंसिल के अंतर्गत कुछ चेयरमैन, को चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो और मेंबर्स को बनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं आगे। एम्प्लॉयज स्टेट इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस एक्ट with reference to employees state insurance corporation standing committee and medical benefit council, यहां पे कहा गया है कि एम्प्लॉयज की जो स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है या उनकी जो स्टेट स्टैंडिंग कमिटी है उनको कुछ मेडिकल बेनिफिट मिले हुए हैं, जैसे कि किसी भी प्रकार की मेंबरशिप की रिजिग्नेशन करने पर क्या उनके ऊपर ईएसआईसी एक्ट हट जाएगा?
तो या किसी भी प्रकार की मेंबर अगर रिजाइन करता है अपने ऑफिस से, तो वो नोटिस पीरियड जब तक दे रहा है या केंद्र सरकार के द्वारा जब तक नोटिस पीरियड सर्व करता है, तब तक ईएसआईसी इंश्योरेंस एक्ट 1948 तक उनको फायदा मिलेगा। अगर रिजिग्नेशन या किसी भी प्रकार से टर्मिनेशन होता है, तो ऐसे सिचुएशन में ईएसआईसी का जब तक उनके नोटिस पीरियड सर्व नहीं हो जाते तब तक उनके ऊपर लागू नहीं होगा। सेसेशन ऑफ मेंबरशिप, किसी भी प्रकार की जो मेंबरशिप होती है वो अगर 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग को अटेंड करने में फेल हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, उस निकाय का सदस्य नहीं रहता। यानी कि जो सदस्यता की समाप्ति होती है वो किसी भी राज्य कर्मचारी राज्य बीमा के तहत जो समिति होती है, यानी कि जो कमेटी होती है, उस कमेटी में अगर 3 बैठकों में किसी व्यक्ति ने या किसी चेयरपर्सन ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उनको निकाल दिया जाता है और सदस्यता उनकी खत्म कर दी जाती है। अयोग्यता क्या होती है, एक व्यक्ति को चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा अगर किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा विकृतिचित घोषित किया जाता है। यानी कि अगर किसी चेयरमैन की योग्यता उसकी अयोग्यता में कन्वर्ट करना है या फिर अयोग्य है, तो इसका पूरा डिसीजन कर्मचारी राज्य संगठन लेगा। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस फंड यानी कि ईएसआईसी जो फंड है, इसका जो प्राइमरी मॉनेटरी सोर्स होता है वो ईएसआईसी की तरफ से फंक्शनलाइज किया जाता है और इसको केंद्र सरकार के द्वारा भी संचालित किया जाता है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की सरकार के द्वारा डोनेशन देना, ग्रांट करना या गिफ्ट देना, इसको ईएसआईसी सेक्शन के 28 में लिखा गया है। सेक्शन 28 में ये लिखा गया है कि किसी भी प्रकार की जो पेमेंट बेनिफिट होती है या मेडिकल ट्रीटमेंट की जो प्रोविजंस होती है, वो व्यक्ति को इंश्योर करने के लिए ईएसआईसी क्या है, डेडिकेटेड है या फिर कटिबद्ध है। और साथ ही अगर देखा जाए पेमेंट ऑफ फीस एंड अलाउंस टू मेंबर ऑफ कॉर्पोरेशन एंड स्टैंडिंग कमेटी, ये मेडिकल बेनिफिट काउंसिल के तहत यहां पे डिफाइन किया जाता है। तो सेक्शन 28 ओवरऑल आप इतना समझिए कि किसी भी प्रकार की मेडिकल ट्रीटमेंट या किसी भी उनके कर्मचारियों के फैमिली का जो मेडिकल ट्रीटमेंट या एक्सटेंड करना है, उनको सरकार के द्वारा आगे संचालित किया जाएगा। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम या एक्ट 1948 के तहत अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को लाया गया। एक तो अटल पेंशन योजना है और एक तो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है। इन दोनों में फर्क है, जरा देखते हैं कि वो फर्क क्या है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, इनको क्या है कि किसी भी एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा इंप्लीमेंटेड किया गया। अटल पेंशन योजना को किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया, पीएफआरडीए के द्वारा, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अटल पेंशन योजना। और अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना किसके द्वारा किया गया है, एम्प्लॉय की स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया। इनकी जो है, इनको कैश कंपनसेशन दिए जाते हैं, ठीक है, और इनको 2018 में इस स्कीम को लागू किए गए थे। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना ये क्या बताता है कि किसी भी प्रकार की जो बेनिफिट होती है या एलिजिबिलिटी कंडीशंस होती हैं, उन सबको अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, इनको क्या किया जाएगा, और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाएगा। स्कीम जो है, ये किसी भी प्रकार की जो स्कीम्स जो होती हैं वो ईएसआईसी की तरफ से दी जाती हैं। ठीक है, चलें क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन आंसर्स कह रहा है, पहले आपसे क्वेश्चन आंसर कह रहा है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 जैसे कारकों को शामिल करना, ये क्या क्या कहलाता है। 10 या 10 से अधिक कर्मचारियों वाले कारखाने और उनके जो प्रतिष्ठान होते हैं उनके ऊपर लागू होता है। कर्मचारी और उनके परिवारों के लिए व्यापक चिकित्सा देखभाल प्रावधान करना, क्या यह लागू होता है। मृत्यु या विकलांगता मामले में मासिक भुगतान करना, क्या यह लागू होता है। तो अगर हम लोग देखें तो यहां पे 1, 2 एंड 3 एंड 4 ये सारी की सारी चीजें ईएसआईसी जो नियम 1948 में आया था उनके कारकों में लागू किया जाता है। ठीक है, यहां पे एम्प्लॉइज स्टेट 1948 फैक्टर कवर किए गए। कौन कौन से फैक्टर कवर किए गए,
फैक्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट विथ 10 और मोर एम्प्लॉयज किए गए। प्रोविजन ऑफ कंप्रीहेंसिव मेडिकल केयर टू एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिलीज, और साथ ही साथ उनके जो बीमारी और प्रसूति के दौरान नगद लाभ का प्रावधान देना। कर्मचारियों की जा रही है, सिर्फ कर्मचारियों की, जन लोगों के लिए नहीं, कर्मचारियों के लिए। तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 जैसे कुछ ऐसे नियम है जिनको सबसे पहला 10 या 10 से अधिक कर्मचारी वाले कारखाने में काम करने वाले व्यक्ति होंगे उनके पर लागू होगा। साथ ही साथ कर्मचारी और उनके परिवारों के लिए एक व्यापक चिकित्सा देखभाल का लाभ मिलेगा। बीमारी